नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 12th में पढ़ते हैं, अगर आपने कहीं प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो आप हमारे चैनल पर आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं बेसिक से लेकर फुल नॉलेज तक पढ़ाता हूँ। आप यहाँ से पढ़कर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे परिनलिका। ठीक है, तो परिनलिका अभी ये चैप्टर आपका है गतिमान आयस और चुंबकत्व, उसका पार्ट सातवां पार्ट है, ये पार्ट 7 है। और उसमें हम पढ़ाएंगे परिनलिका। परिनलिका के अंतर्गत हम इस हेडिंग को पढ़ाएंगे। परिनलिका ही पढ़ रहे हैं लेकिन पूछेगा कैसे एग्जाम में, धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, या पूछ देगा व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब इसी तरह से पूछेगा। तो आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। माना यह लंबाई का एक धारावाही परिनलिका है जिसके आई धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के बीच में एक बिंदु P है स्थित है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। परिनलिका के अंदर तथा बाहर एक काल्पनिक एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हमको माना यह लंबाई का एक धारावाही, देख लीजिए यहाँ पर, माना यह लंबाई का एक धारावाही परिनलिका है, तो हम यह लंबाई का एक धारावाही परिनलिका बना लेते हैं। तो परिनलिका हम बनाएंगे पहले ऐसे करके, और यहाँ पर हमने परिनलिका बना लिया। ठीक है, यल लंबाई का कहा है तो हम यल लंबाई ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर यल लंबाई ले लिए। कहा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम इसमें आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, आई धारा प्रवाहित कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या कहा है कि कहा है परिनलिका के बीच में एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो परिनलिका के बीच में, परिनलिका यही है तो हम इसके बीच में एक जो है, सबसे पहले हम इसके जो बीचों बीच एक रेखा खींच देते हैं काल्पनिक, जिससे हमें पता चल सके कि इसका बीचों बीच क्या है। तो इसको भी इस क्या कहा है, इसके बीच में एक बिंदु P स्थित है, तो हम एक बिंदु P ले लेते हैं जिसके जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना, हमें वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम यहाँ पर एक डीएल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, डीएल, ये क्षेत्र है आपका डीएल, हम यहाँ ले लेते हैं डीएल। बिंदु यहाँ पर P है, क्षेत्र डीएल है, और आपका यहाँ पर यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यही आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, सॉरी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है यहाँ पर। अब हम यहीं से लेना है आपको। तो सबसे पहले हम इसके अंदर और तथा बाहर परिनलिका का एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। तो हम एक अंदर और बाहर एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेते हैं, ये है। तो हम एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेते हैं। ये आपका आयताकार एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका नामकरण करते हैं A B C D, क्या हो गया, सॉरी A B C ऐसे लेंगे हम ताकि करने में आसानी हो, D हो गया। अब इसके बाद लंबाई भी हो गया, सब कुछ हमने ले लिया। तो चलिए अब हम हल करके दिखा देते हैं इसको कैसे होगा। ये आपका डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। सबसे पहले हमको P पर देखना है, तो हम BDL हम इसका निकालेंगे क्या, AB के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले A और B। तो AB से हम लेंगे, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है, तो AB के लिए लेंगे तो AB यहाँ लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो, BDL cos 0 अंश। अब cos 0 अंश क्यों हुआ, अब यहाँ पर देखिए, सॉरी cos 90 डिग्री, 90, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ 90 डिग्री ले लिया। ठीक है ना। अब हम आपको बता दें cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का मान
चूँकि काश 90 डिग्री का मान होता है 0, तो हम यहाँ 0 रख देंगे। तो ये पूरा अगर हम काश 90 का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बी डी एल ए बी है, तो ए बी लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। बी डी एल है, अगर हम इसका मान रखते हैं काश 90 का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं। फार्मूला आपका बी डी एल काश थीटा है, तो हम बी डी एल सीधा ले लिए हैं, तो बी डी एल काश 90 डिग्री, तो काश 90 मान हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, बी डी एल ए बी इक्वल टू ए बी बी डी एल इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पहले के लिए। चलिए हम दूसरा देखते हैं इसके आगे क्या करना है। अभी हमने किया है ए से बी, अब हम चलेंगे बी से सी। बी से सी, तो बी से सी चलते हैं। बी से सी चलने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे ले लेना है फार्मूले को, बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी एल काश, अब यहाँ भी काश 90 डिग्री ही बन रहा है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी काश 90 डिग्री ही बन रहा है। बी से सी जब हम आ रहे हैं तो काश 90 डिग्री बन रहा है, तो काश 90 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर भी हम काश 90 डिग्री का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, ये बी डी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चूँकि हम ए बी क्या था, ए बी था, अब ए बी से हम चले थे बी सी, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका बी सी। बी सी हो गया। ए बी से चले, ए बी से बी सी, अब हम चलेंगे बी सी से सी डी। बी सी हो गया, अब सी से हम डी चलेंगे। चलिए हम आपको समझा देते हैं कैसे। ए से बी चले, बी से सी आए, सी से अब डी चलेंगे। सी से डी आने में देखिए यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो अभी हम आपको आगे बता रहे हैं क्या करना है। हम फार्मूले को ले लेते हैं, कहाँ से आना था हमको, सी से डी। बी डी एल क्या हो जाएगा आपका, इसमें कोई एंगल नहीं बना है तो 0 हो जाएगा ना। 0 एंगल बन रहा है तो हम लिखेंगे क्या, बी डी एल का 0 डिग्री का 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा पूरा। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी एल सी डी है, तो का 0 का मान चूँकि 1 होता है, तो क्या बचेगा, बी डी एल, क्या बचेगा, बी डी एल बचेगा। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं डी से ए। डी से ए, देखिए ए से बी आए, बी से सी आए, सी से डी आए, डी से ए आए। डी से ए तक आने में देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल बना है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब हम ऐसे आएंगे सी से डी, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फिर हम ले लेंगे बी डी एल सी डी, अब डी से सी चलेंगे। डी से सी जब हम चलेंगे, सॉरी डी ए, डी से ए, तो डी ए जब हम चलेंगे तो ए आपका हो जाएगा बी डी एल, मान क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री था, तो काश 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। अब हम सबको जोड़ लेंगे एक लाइन से, ठीक है ना। तो जोड़ लेते हैं सबको हम, संपूर्ण मतलब इसको हम कहते हैं संपूर्ण समाकलन। अब हम संपूर्ण समाकलन करेंगे तो बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा ए बी बी सी सी डी डी ए। तो आपका हो गया क्या, ए बी क्या था, ए बी बी डी एल, फिर क्या प्लस ए बी बी सी क्या था, बी डी एल। अभी हम आपको मान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बी ए बी बी सी डी प्लस डी ए, क्या डी ए, तो डी ए में भी हम यही लेंगे डी एल। इतना हो गया। अब हम जोड़ेंगे, जब मान रखेंगे तो हमने मान क्या निकाला था इनका, संपूर्ण समाकलन है, तो
इनका जब हम मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखे थे पहला 0 हो ही गया था, तो 0 प्लस दूसरे का भी 0 हो गया था, प्लस तीसरे का बचा था, मतलब सी डी का बचा था। आप लोग देख लीजिए इसी करके, चलिए दिखा देते हैं सी डी का ही बचा है। सी से डी हम जब आए थे तो क्या बचा था, बी डी एल। उसके बाद सब 0 हो गया है, देखिए सब 0 हो गया है, तो सब 0 मान रख देते हैं, सबका 0 मान। केवल बचा क्या आपका बी डी एल, बी डी एल बचा है, उसके बाद ये भी 0 हो गया था, तो सबका मान हमने रख दिया, केवल बचा है बी डी एल। तो बी डी एल हमने यहाँ पर ले लिया है, क्या लिया है, इनका मान क्या निकला, बी डी एल, बी डी एल इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा और देख लीजिए, आगे चलते हैं। क्योंकि एकांक लंबाई में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या चूँकि n है, हम अब परिनलिका में देखेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है। तो फेरों की संख्या n है, तो n लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, n l n, सॉरी रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट। हाँ देख लीजिए इसके बाद, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो n लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, हम n का l में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परिनलिका n लंबाई का है, ठीक है। तो n लंबाई में फेरों की संख्या, n लंबाई में फेरों की संख्या का हो जाएगा n l, कैपिटल N है, लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N, तो क्या हो जाएगा n l, l का और n में मल्टीप्लाई n l हो गया। फिर हम नेट धारा देखेंगे, नेट धारा आपका हो जाएगा, नेट धारा क्या है, धारा I है, तो I n l इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, एम्पियर के नियम से चलना है, किसके नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से चलेंगे, एम्पियर के परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम मैं पिछली वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। इतना हो गया। फिर हमको परिपथी नियम क्या है, रख दिए बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट धारा, ये आपका क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम का फार्मूला है। अब हम इसमें सब कुछ रख देंगे, ठीक है ना। हमने निकाला क्या था, बी डी एल इक्वल टू समाकलन म्यू नॉट रख देंगे। फिर हम क्या, नेट धारा का मान क्या रखें, आई एन एल है, तो इनटू आई एन एल रख देंगे, आई एन एल हो गया। फिर हम बी को बाहर कर लेंगे, इसका समाकलन करेंगे, बी बाहर हो गया, डी एल बचा इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट आई एन एल बचा। फिर हमने क्या कहा था, बी एल का क्या हो जाएगा, एल डी एल का समाकलन एल होगा, इनटू क्या हो जाएगा, फिर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, बी है, इधर बी बचा, इधर क्या बचा, म्यू इन मतलब आई मतलब धारा है। इतना हो गया आपका परिनलिका, ठीक है ना, ये परिनलिका के लिए निकाल लिया गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।